चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग। आज हम लोग को देखनी है अभिक्रियाएं। लास्ट क्लास में मैंने आपको जहाँ छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कौन सी वोल्टेज अभिक्रिया। देखिए वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है। वोल्टेज अभिक्रिया में पहले एक बार जनरली देख लीजिए, हमें कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़नी है एक साथ। वोल्टेज अभिक्रिया, फ्रैंकलाइन अभिक्रिया, स्थैतिक अभिक्रिया और वोल्टेज स्फीतिक अभिक्रिया। चार अभिक्रियाएं हम लोग एक साथ देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए वोल्टेज अभिक्रिया में क्या होता है। वोल्टेज अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, दो एल्किल हैलाइड के अणु ले लेते हैं। इसके साथ सोडियम धातु के साथ, दो एल्किल हैलाइड के अणु सोडियम धातु के साथ ले लेते हैं। उपस्थिति ले लेते हैं किसकी, शुष्क ईथर की। किसकी, शुष्क ईथर की। क्या होता है, जैसे ही एल्किल हैलाइड के दो अणु सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, क्या होता है, एल्किल हैलाइड से हैलोजन इस सोडियम के साथ निकल जाएंगे और निकल करके क्या बनाएंगे, सोडियम हैलाइड। क्या बनाएंगे, सोडियम हैलाइड। और दोनों एल्किल समूह आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे क्या, एल्केन। क्या बनाएंगे, एल्केन। ये बात हुई किसकी, वोल्टेज अभिक्रिया की। इसकी हुई वोल्टेज की। क्या किया हमने वोल्टेज अभिक्रिया में, एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराई। जैसे ही क्रिया कराई, दोनों हैलोजन अणु निकल गए किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, और क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। अगर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को देखें तो फ्रैंकलैंड में क्या होता है। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में केवल और केवल क्या होता है, सोडियम धातु को चेंज कर देते हैं और इसके स्थान पर ले लेते हैं किसको, जिंक को। देखिए सेम रिएक्शन होती है, एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए, क्रिया कराई किसके साथ, जिंक के साथ। किसके साथ, जिंक के साथ। प्रेजेंस हुई शुष्क ईथर की रही। क्या हुआ, एल्किल हैलाइड के जो दो अणु हैं उनसे हैलोजन निकल गया किसके साथ, जिंक के साथ, और क्या बना, एल्केन। आर बॉन्ड आर बन गया क्या, Zn(X2). तो हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्केन प्राप्त हो गया। इसके बाद देखते हैं कौन सी, स्फीतिक अभिक्रिया। कौन सी, स्फीतिक अभिक्रिया। स्फीतिक अभिक्रिया में क्या है, ये हेलो एरीन की है, लेकिन हम लोग यहीं पर एक साथ देखे ले, जब आगे आएगी तो वहां पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे। स्फीतिक में क्या है, जैसे वोल्टेज अभिक्रिया में दो एल्किल हैलाइड लिए थे, वैसे स्फीतिक अभिक्रिया में दो एरिल हैलाइड लेते हैं। क्या लेते हैं, दो एरिल हैलाइड लेते हैं, ArX प्लस Na प्लस ArX। एरिल हैलाइड के दो अणु ले लिए सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। क्या हुआ, ये दोनों हैलोजन अणु निकल जाएंगे और ये दोनों एरिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे। दोनों निकल जाएंगे 2NaX के रूप में, है ना। और क्या आपस में दोनों एरिल समूह जुड़ जाएंगे। ये हो गई तीनों। इसके बाद कौन सी देखें, वोल्टेज फिटिंग। कौन सी, वोल्टेज फिटिंग। वोल्टेज फिटिंग में क्या है, तो वोल्टेज में लिया था एल्किल हैलाइड, फिटिंग में लिया था कौन सा, एरिल हैलाइड। तो वोल्टेज फिटिंग में क्या ले लेंगे, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। आइए दोनों लेते हैं। हमने एक ले लिया एल्किल हैलाइड सोडियम धातु और एक ले लिया एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई। क्या होगा, दोनों हैलोजन अणु निकल जाएंगे और एल्किल और एरिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे। एल्किल और एरिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे और निकल जाएगा क्या, 2NaX। ये बात हो गई चारों रिएक्शंस की। अब जरा इनके एग्जांपल्स देख लें। हमने यहाँ पर जनरल रिएक्शन कर लिए, इनके अगर ग्रुप्स ले लें हम, जैसे RX था, यहाँ पर इसकी जगह अगर हमें लेना पड़े तो हम लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं, CH3X, यहाँ पर CH3X, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड CH3 यानी एथेन। तो आइए अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एक बार इनको देख लें फिर इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो पहली अभिक्रिया कौन सी है, वोल्टेज अभिक्रिया, दूसरी फ्रैंकलैंड, तीसरी फिटिंग, चौथी वोल्टेज फिटिंग। तो देखिए बेटा क्या किया हमने, हमने एल्किल हैलाइड के दो अणु लिए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराई, तो सोडियम धातु हैलोजनों के साथ निकल गया सोडियम हैलाइड के रूप में। क्या प्राप्त हो गया, एल्केन, है ना बेटा।
देखिए इसके बाद फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में क्या हुआ, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में हमने एल्किल हैलाइड के 2 अणु लिए और जहां पर सोडियम था केवल सोडियम के स्थान पर हमने क्या ले लिया, जिंक धातु को ले लिया। तो क्या बन गया, जिंक हैलाइड अलग निकल गया और क्या प्राप्त हो गया, एल्केन प्राप्त हो गया। अब ऐसे फिटिंग में हमने क्या किया, फिटिंग में हमने एरिल हैलाइड के 2 अणु लिए, सोडियम धातु से क्रिया कराई, यहाँ पर उपस्थिति किसकी है, शुष्क ईथर की। तो क्या हुआ, सोडियम के साथ हैलोजन के अणु निकल गए सोडियम हैलाइड के रूप में। क्या प्राप्त हुआ, 2 एरिल समूह आपस में जुड़ गए। जैसे 2 बेंजीन के वलय आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, डाइफेनिल बन जाएगा। वोल्टेज फिटिंग में, वोल्टेज में एल्किल हैलाइड दोनों, फिटिंग में दोनों एरिल हैलाइड। तो वोल्टेज का ले लो एल्किल हैलाइड, फिटिंग का ले लो एरिल हैलाइड। इनकी क्रिया करा दो किसके साथ, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो एल्किल समूह और एरिल समूह आपस में जुड़ जाएंगे और क्या निकल जाएगा, सोडियम हैलाइड। अब इनके हम लोग क्या ले लें, एग्जांपल्स ले लें। आइए देखते हैं इनके एग्जांपल्स। एक बार फिर से रिवाइज करते जाओ। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या किया हमने, वोल्टेज अभिक्रिया में ले लिया दोनों एल्किल हैलाइड। फिटिंग में क्या किया, फिटिंग में हमने ले लिया दोनों एरिल हैलाइड। वोल्टेज फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड। और फ्रैंकलैंड में सेम वोल्टेज की तरह है, बस सोडियम की जगह क्या लेना था, जिंक धातु। देखिए मैंने लिया CH3Cl प्लस सोडियम धातु और साथ में फिर से लिया क्या, CH3Cl। तो दोनों निकल गए, ये किसकी प्रेजेंस में है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। क्या हुआ बेटा, देखिए 2NaCl अलग निकल जाएगा और CH3 आपस में जुड़ करके क्या बना देगा, एथेन। क्या बना देगा, एथेन। क्या बात क्लियर हुई, क्या यही थी वोल्टेज अभिक्रिया। 2 एल्किल हैलाइड के अणु लिए, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई, जैसे ही क्रिया कराई शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या प्राप्त हो गया, हमें एथेन प्राप्त हो गया। अब देखते हैं फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड में क्या करना है, बस सोडियम के 2 अणु थे, जिंक का एक अणु ले लो, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है इसलिए सोडियम के 2 अणु लेने पड़ गए। जिंक की वैलेंसी 2 होती है तो उसका केवल एक अणु ले लेंगे, वो दोनों क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। तो देखिए इसी अभिक्रिया में सेम CH3Cl प्लस Zn प्लस CH3Cl, प्रेजेंस वही शुष्क ईथर की। तो क्या हो जाएगा, ZnCl2 अलग निकल जाएगा और एथेन हमें फिर से प्राप्त हो जाएगा। फिर से देखिए एथेन प्राप्त हो गया। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा, ये हो गई हमारी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी हो गई, फ्रैंकलैंड। फिटिंग, फिटिंग में हमने क्या बताया, फिटिंग में हमने कहा दोनों लेते हैं कैसे, एरिल हैलाइड ले लीजिए। हम दोनों एरिल हैलाइड को देखिए एरोमेटिक के रूप में ले लें। ये 2 बेंजीन के वलय हैं, सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया करा देंगे। ये 2 एरिल हैलाइड ले लिए, दोनों एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में क्रिया कराएंगे। क्या होगा, ये NaCl के रूप में अलग निकल जाएंगे और जैसे ही क्लोरीन दोनों से निकल जाएगा तो दोनों बेंजीन में एक एक कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो दोनों के दोनों समूह आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। ये क्या बन गया, डाइफेनिल। क्या बन गया, डाइफेनिल। और क्या निकल गया, NaCl के 2 अणु निकल जाएंगे प्लस 2NaCl। क्या बात क्लियर हुई, ये हो गई कौन सी, फिटिंग अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, डाइफेनिल। अब बात करते हैं किसकी, वोल्टेज फिटिंग की। वोल्टेज फिटिंग में क्या करें, वोल्टेज में एल्किल हैलाइड, फिटिंग में एरिल हैलाइड। तो वोल्टेज फिटिंग में क्या करें, इसका एक एल्किल हैलाइड ले लें और इसका एक एरिल हैलाइड ले लें। देखिए ले लें एक क्या, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन के साथ सोडियम धातु के साथ इसकी क्रिया करा देंगे और यहाँ पर ले लेंगे एल्किल हैलाइड CH3Cl मेथिल क्लोराइड। प्रेजेंस किसकी है, वही शुष्क ईथर की। तो NaCl अलग निकल जाएंगे और ये CH3 समूह Cl की जगह पर आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, टालुइन। क्या बन जाएगी, टालुइन। देखिए जरा,
ये क्या प्राप्त हो गई हमें, टॉलुइन प्राप्त हो गई और निकल गया क्या, सोडियम क्लोराइड। क्या बात समझ में आई? देखिए जरा दो अभिक्रिया एक साथ फिर से देख लीजिए। वोल्टेज अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं क्या, एल्किल हैलाइड के दो अणु। फ्रैंकलाइन में क्या करते हैं, वोल्टेज अभिक्रिया में जहां पर हमने लिया था किसको, सोडियम धातु को, उसके स्थान पर ले लिया किसको, जिंक धातु को। फिटिक अभिक्रिया में हमने क्या किया, फिटिक में दोनों एरिल हैलाइड ले लिए। फिर उसके बाद हमने ली कौन सी, वोल्टेज फिटिक। वोल्टेज फिटिक में क्या किया, एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड ले लिया। क्या बात क्लियर हुई बेटा? अब इसके बाद हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद है हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है, हेलो एरिन। अब आप लोग बेटा निकाल लीजिए पेज नंबर कौन सा, हेलो एरिनो की रासायनिक अभिक्रिया। पेज नंबर कौन सा है आपका, 44। कौन सा पेज नंबर है, 44। हेलो एरिनो की रासायनिक अभिक्रियाएं। जो हमारे हेलो एरिन होते हैं ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते तो हैं, लेकिन एल्किल हैलाइडों की अपेक्षा बहुत कम दर्शाते हैं। इसके रीजन क्या है, इसके रीजन है जैसे अनुनाद की वजह से। दूसरा रीजन है कार्बन हेलोजन बनने में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एल्किल हैलाइड में क्या होता है, कार्बन का संकरण sp3, एरिल हैलाइड में sp2 होता है कार्बन का संकरण। तो दोनों के संकरण में अंतर होता है। संकरण से क्या हुआ, क्योंकि होता क्या है कि जो sp3 संकरित कार्बन हेलोजन बंध होता है उसकी लंबाई अधिक होती है, किससे, sp2 संकरित कार्बन हेलोजन बॉन्ड से। और हमें पता है कि जिसकी लेंथ अधिक होती है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है, क्योंकि लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। कैसे, सीधी सी बात है बेटा, अगर आप लोग इस मार्कर को जैसे मान लीजिए ये बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान होगा क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है। अगर ये वाला बॉन्ड हो तो इसको तोड़ना क्या होगा, कठिन होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बंध उतना ही अधिक मजबूत होगा जितना छोटा होगा। जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बंध की लंबाई बढ़ेगी, वैसे वैसे बंध शक्ति क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब हमें पता है जो sp3 संकरित कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, लॉन्ग है। और जो sp2 संकरित कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है, शॉर्ट है। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो आसानी से टूट जाएगा बॉन्ड, आसानी से टूटेगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से होगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। एक और रीजन कौन सा है, वो है अनुनाद का। अनुनाद में क्या होता है, अनुनाद होता क्या, अनुनाद कहते किसे, पहली बात तो किसे कहते हैं, अनुनाद की डेफिनेशन क्या है। अनुनाद की डेफिनेशन सिंपली होती है, आपने अनुनाद प्रभाव पढ़ा होगा। अनुनाद की डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में, अनुनाद का मतलब होता है रिजोनेंस। अनुनाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड रिजोनेंस। मतलब जैसे हम लोग कोई बेंजीन वलय लेते हैं, लोग कोई बेंजीन का वलय लेते हैं, ये देखिए बेंजीन है हमारी। अब इसमें क्या हो, बॉन्ड क्या होते हैं, शिफ्ट होते हैं। और इन्हीं बॉन्डों का शिफ्ट होना क्या कहलाता है, इन्हीं बॉन्डों का शिफ्ट होना कहलाता है क्या, हमारा कहलाता है अनुनाद। ये देखिए जैसे बॉन्ड शिफ्ट हुए तो बॉन्ड शिफ्ट होकर कैसे हो गए, कुछ इस तरह से हो गए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं अनुनाद। तो अनुनाद की वजह से क्यों, क्योंकि होता क्या है, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करेगा प्रतिस्थापन करने के लिए तो ये बॉन्ड क्या होंगे, शिफ्ट होने लगेंगे। और जब बॉन्ड शिफ्ट होंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया बॉन्ड शिफ्ट हो गया, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, वो उसको जो है अटैक करने के लिए जगह नहीं दे रहा। इसीलिए अनुनाद के कारण या कार्बन हेलोजन बनने में कार्बन परमाणु के संतरण में अंतर के कारण जो हमारी हेलो एरिनो की नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये क्या होती, कम होती। अब लोग देख रहे हैं डाउस प्रक्रम, रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं कौन सी, डाउस प्रक्रम। आइए देखते हैं डाउस प्रक्रम क्या है। डाउस प्रक्रम, एक साइंटिस्ट थे डाउस, उन्हीं के नाम पर इस अभिक्रिया का
ये नाम पड़ा है। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर उन्होंने हेलो एरिन को NaOH के साथ क्रिया कराई थी और प्राप्त किया था क्या, फिनॉल प्राप्त किया। देखिए कैसे, ले लेते हैं हम लोग क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या ये हमारी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराइए किसके साथ, जलीय NaOH के साथ। किसके साथ, जलीय NaOH के साथ। टेम्परेचर मैंने आपको कितना बताया, 623 केल्विन, प्रेशर कितना, 300 एटमॉस्फेयर। क्या होगा, जैसे ही क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ क्रिया करेगी तो क्या होगा, इसका क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा और ONa समूह इसको विस्थापित करेगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ONa। और निकल गया क्या, HCl। अब जो हमारे सोडियम फिनॉक्साइड है, अब ये इस HCl से क्रिया कर लेगा तो इसका इसका Na निकल जाएगा किसके, Cl के साथ, और हाइड्रोजन आ जाएगा इसके स्थान पर। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, फिनॉल। तो डाउस प्रक्रम में हमने क्या किया, हेलो एरिन से क्या बना लिया, फिनॉल। क्या बना लिया, फिनॉल। निकल गया क्या, NaCl। तो क्या ये फिनॉल के निर्माण की एक विधि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। इस चैप्टर में हम लोग जितनी रिएक्शन पढ़ रहे हैं आगे सारी काम आएंगी। तो डाउस प्रक्रम से हम लोग क्या बना सकते हैं, फिनॉल। किससे, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाइए। आपसे पूछ लिया फिनॉल बनाने की कोई विधि बताइए, हमें याद है डाउस प्रक्रम। हमने क्या किया, तुरंत हमने क्लोरोबेंजीन को लिया, जलीय NaOH से क्रिया कराई 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर। तो पहले क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड बना, इसको गर्म किया तो NaCl निकल गया और क्या बन गया, फिनॉल बन गया। इसी को बोलते हैं क्या हम लोग, डाउस प्रक्रम। या इसी रिएक्शन को हम लोग सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। कैसे बेटा, कैसे 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 करें, देखिए ऐसे करें। कैसे, ऐसे। क्लोरोबेंजीन को लीजिए और सबसे पहले क्या करिए, फर्स्ट स्टेप में क्रिया कराइए किसके साथ, एक्वस NaOH के साथ। टेम्परेचर 623 केल्विन, प्रेशर 300 atm। और सेकेंड स्टेप में किससे क्रिया कराइए, HCl गैस, इसको अम्लीय करा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, सीधे फिनॉल। तो हम लोग डायरेक्टली फिनॉल को इस तरह से बना सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाउस प्रक्रम। अब एक यहीं पर क्वेश्चन आता है, आपने पढ़ा होगा, उसी की तरह आर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह जैसे जैसे उपस्थित होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो हेलो एरिनो की क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। हमेशा एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि आर्थो और पैरा, ये आर्थो मेटा पैरा पोजीशन क्या होती है, पहले यही डिसाइड कर लेते हैं। आर्थो क्या है, मेटा क्या है, पैरा क्या है, सारी पोजीशन आइए आज पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 3 पोजीशन होती है, आर्थो मेटा पैरा। तो देखिए आर्थो मेटा पैरा का मतलब क्या है, हम लोग जो है जनरली क्या करते हैं, हम लोग जो है जनरली एक बात मान लेते हैं, हमेशा कहते हैं ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। मैंने यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दिया, मैंने कहा बताइए क्या है, सर आर्थो पोजीशन। अरे कैसे आर्थो है, आर्थो मेटा पैरा ये तीनों पोजीशन हमेशा एक चीज याद रखिए, ये किसी के सापेक्ष में होती है। अभी तो केवल क्लोरीन लगा हुआ है, केवल क्लोरोबेंजीन, अभी कोई समूह लगा ही नहीं है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये नॉर्मली क्या है, क्लोरोबेंजीन। आर्थो मेटा पैरा पोजीशन हमेशा किसी के सापेक्ष आती है, और ये जरूरी नहीं कि यही पोजीशन आर्थो हो, यही मेटा हो, यही पैरा हो। ये सारी की सारी क्या होती है, किसी ना किसी के सापेक्ष में आती है। जैसे देखिए जरा, सपोज दैट मैंने एक ग्रुप लगाया, कहाँ पर, यहीं पर मान लीजिए OH समूह लगा हुआ है या COOH समूह लगा हुआ है ना। अब मैंने OH समूह को यहाँ लगा दिया, बताइए OH समूह COOH समूह के सापेक्ष किस पोजीशन पर है। तो अब जैसे रट्टा मार लेते हैं हम लोग, याद कर लेते हैं, ये दोनों पोजीशन आर्थो, ये दोनों मेटा, ये पैरा। तो हम लोग सर ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ, जी नहीं, हम लोग क्या देखेंगे, COOH पोजीशन कहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर COOH लगा हुआ है, तो जहां पर आपका मुख्य ग्रुप लगा हुआ है, मेन ग्रुप लगा हुआ है, उसको समझिए उसका हेड। क्या समझिए, हेड। हेड के बाद उसके जो आएंगे दोनों हाथ, वो क्या होंगे, आर्थो। मतलब ये हेड है, ये दोनों क्या हो गए, इसके हाथ हो गए। इसको इमेजिन करिए थोड़ा सा ऐसा घुमा करके, तो ये हेड हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उसके हैंड हो जाएंगे। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या हो जाएंगी, आर्थो। तो उसके नीचे दोनों पोजीशन क्या हो जाएंगी, मेटा। और ग्रुप के जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, पैरा।
दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी को चेंज करते हैं फिर से। मान लीजिए मैंने अब एक ग्रुप को लगा दिया कहाँ, यहाँ लगा दिया COOH। अब इस COOH के सापेक्ष ये पोजीशन और ये पोजीशन कौन सी होंगी, आर्थो होंगी। ये और ये क्या होंगी, मेटा। इसके अपोजिट ये पोजीशन क्या होगी, पैरा। मतलब मुख्य समूहों के जस्ट अपोजिट क्या होगी, पैरा होगी। उसके अगल बगल क्या होंगी, आर्थो होंगी। तो जस्ट अपोजिट पैरा हो गई, अगल बगल आर्थो हो गई। तो जो शेष दो पोजीशन बची वो कौन सी हो गई, मेटा पोजीशन। कौन सी हो गई, मेटा पोजीशन हो गई। तो ये बात हो गई किसकी, आर्थो, मेटा और पैरा की। अब हमने बताई, नोट बताया हमने आपको कि अगर आर्थो और पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह लगा हुआ है, जैसे NO2 है, क्लोरीन है, अगर ये लगे हुए हैं तो हेलो एरिनो की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे क्लोरोबेंजीन थी, क्लोरोबेंजीन में NO2 समूह लगा हुआ है, क्लोरोबेंजीन में NO2 समूह लगा हुआ है, नाइट्रो समूह लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह है। अब अगर इसकी क्रिया हम NaOH से कराएं, एक्वस NaOH से कराएं, अगर NaOH से क्रिया कराते हैं और फिर इसको अम्लीय करें HCl के द्वारा, तो जो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है उसके बाद फिनॉल बनता है। तो वहां पर टेम्परेचर लिया हमने, इससे पिछली रिएक्शन कितना जाए 623 केल्विन। लेकिन अब टेम्परेचर घट गया और टेम्परेचर हो गया कितना, 443 केल्विन। देखिए वहां से कम हो गया। ये टेम्परेचर क्यों कम हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह इसमें लग गया है। जैसे लगा इसकी क्रियाशीलता बढ़ी तो टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आसानी से यहाँ से क्या बन गया, फिनॉल बन गया। अब मान लीजिए हम क्या करें, हम NO2 की संख्या बढ़ा दें, इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह की संख्या बढ़ा दें। अभी एक था, दो कर दें। अब मान लीजिए एक NO2 समूह और लगा दिया हमने, एक NO2 समूह और लगा दिया, तो ये जो टेम्परेचर है हमारा ये और घट गया, हो गया कितना 368 केल्विन। कितना हो गया 368 केल्विन। NO2 समूह लगा रहेगा बेटा, हमेशा ध्यान रखिएगा, NO2 लगा है तो NO2 यहाँ भी लगा रहेगा। अब देखिए जैसे NO2 समूह दो हुए, NO2 समूह बढ़े, तो NO2 समूह बढ़े तो क्रियाशीलता एलोएरिन की बढ़ी, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो आसानी से बनेगा। तो देखिए टेम्परेचर क्या हो गया, घट गया। अब मैं एक NO2 समूह और लगा दूं, मान लो एक NO2 समूह और लगा दूं, तो ये टेम्परेचर जो 368 केल्विन है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि हमें NaOH और HCl की भी आवश्यकता नहीं है। अब केवल और केवल इसको जल मिला करके अगर हिला दें, तेजी से गर्म कर दें थोड़ा सा, तो तुरंत और क्या बन जाएगा, ये NO2 समूह इधर भी लग गया और सीधे क्या बन गया हमारा, पिक्रिक अम्ल। क्या बन गया, ये पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो हम लोग बना सकते हैं। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जगह पूछा भी जा चुका है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, तो हमारा अभी क्या बना है, पिक्रिक अम्ल बना है। तो जैसे जैसे हमने देखा इलेक्ट्रॉन अपने एक समूह लगे बढ़ते गए, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता गया, कम होता गया, और लास्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ, पिक्रिक अम्ल। क्लियर बात। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि यही अभिक्रियाएं आपकी बार बार आएंगी हर चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आपकी बार बार हर चैप्टर में आएंगी। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, जैसे नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, सल्फोनीकरण, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आपकी आएंगी। अब इन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाओं को मैं अगले वीडियो में आपके एक साथ डाल दूंगा, क्योंकि ये अभिक्रियाएं आपकी क्या होंगी, सारी की सारी अभिक्रियाएं आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगले चैप्टर में जाओगे एल्कोहल में, फिर से ही रिएक्शन आएंगे। तरीका सबका क्या होगा, सेम होगा। तरीका क्या होगा, सेम होगा। जब सेम तरीका होगा यहाँ पर आप सीख लेंगे उस तरीके को, तो जब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे वो रिएक्शन, तो आप लोग उन्हें खुद से कर पाएंगे। क्लियर ना। तो अब अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, जल्दी वो भी आपको मिल जाएगा, और उसमें हम लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, थैंक यू।